दर्शकों, पिछले 4 वीडियोस में हमने बापू आशाराम जी को फंसाने के लिए अनुसंधान अधिकारियों द्वारा किए गए कारनामों को उजागर किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे एक महान संत को जेल भेजने के लिए प्रोसिक्यूशन के द्वारा कैसे एक बालिग लड़की को नाबालिग दिखाया गया। क्योंकि संत श्री आशाराम जी बापू का मुकदमा 5 सालों तक पॉक्सो एक्ट के तहत चला, पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्या लड़की नाबालिग है? यदि लड़की 18 वर्ष से कम आयु की पाई नहीं जाती, तो पॉक्सो के तहत मुकदमा चलाने का न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। बापूजी के पक्ष ने लड़की के बालिग होने के संबंध में 6 महत्वपूर्ण दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे थे। पहला था लड़की के प्रथम स्कूल शंकर मुमुक्षु का एडमिशन फॉर्म, दूसरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तीसरा स्कॉलर रजिस्टर, चौथा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म और 5वां था राशन कार्ड। साथ ही लड़की के पिता का शंकर मुमुक्षु स्कूल में प्रस्तुत हुआ एफिडेविट। परंतु जोधपुर न्यायालय ने हाई स्कूल सर्टिफिकेट को आयु निर्धारण का एकमात्र आधार मानते हुए लड़की को नाबालिग मान पॉक्सो के तहत केस चलाया। पॉक्सो नॉन बेलेबल होने के कारण बापूजी को बेल नहीं दी गई और इस एक्ट के अनुसार जेल में रहते हुए अपने को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी भी बापू आशाराम जी की रही। जब जोधपुर के सेशन कोर्ट व हाई कोर्ट ने इन आयु के दस्तावेजों को कंसिडर करने से मना किया, तब बापूजी के पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। 15 अक्टूबर 2014 को सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश हुआ कि जोधपुर कोर्ट मात्र हाई स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं, अपितु पहले बताए गए सभी दस्तावेजों को मद्देनजर रखते हुए लड़की की आयु सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बापू आशाराम जी के पक्ष ने इन सभी दस्तावेजों को एविडेंस एक्ट के तहत न्यायालय में प्रमाणित भी किया। फिर भी सेशन कोर्ट द्वारा 2018 में दिए गए जजमेंट में इन सभी दस्तावेजों को झुठलाते हुए मात्र उस हाई स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर लड़की को नाबालिग घोषित कर बापूजी को सजा सुनाई गई। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सर्टिफिकेट न्यायालय में कानून के अनुसार प्रमाणित किया गया है? उत्तर है नहीं। स्वयं लड़की के वकील ने 21 मार्च 2018 को अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के पहले दिन कोर्ट में 311 की एप्लीकेशन लगाकर कहा था कि हम इस हाई स्कूल सर्टिफिकेट की सत्यता को इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार न्यायालय में सिद्ध नहीं कर पाए हैं। इसे सिद्ध करने के लिए लड़की को कोर्ट में फिर से बुलाया जाए। इस अर्जी में अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वे पॉक्सो के तहत आरोप को बनाए रखने के लिए आवश्यक तथ्यों को साबित करने में विफल रहे हैं। इस अर्जी को जज साहब ने ये कहकर खारिज कर दिया था कि प्रोसिक्यूशन को 34 महीने पहले हुए जांच अधिकारी नितिन दवे के बयान के समय से ही पता था कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट साबित नहीं हुआ है और अब अंतिम सुनवाई में पेश की गई ये अर्जी कार्यवाही में देरी करने के इरादे से पेश की गई है। लेकिन दोस्तों, इस ऑर्डर के कुछ ही दिन बाद आश्चर्यजनक ढंग से उसी अनप्रूव्ड हाई स्कूल सर्टिफिकेट को सेशन कोर्ट के द्वारा सरकारी दस्तावेज कहकर सबूत में स्वीकारा गया और बापू आशाराम जी को केवल लड़की के बयान के आधार पर सजा सुनाई गई। साथियों, यहाँ एक बात गौर करने योग्य है। कानून कहता है सरकारी दस्तावेज को भी इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत साबित करना आवश्यक है। ऐसे में अब सवाल उठता है निचली अदालतों के निर्णयों पर। हाल ही में 6 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सेशन कोर्ट द्वारा पॉक्सो में दिए गए 10 साल की सजा के निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि दुष्कर्म केस में लड़की की उम्र साबित किए बिना सजा देना गंभीर गलती है। इंदौर हाईकोर्ट ने पॉक्सो हटाते समय इस तथ्य को मद्देनजर रखा कि लड़की के स्कूल एडमिशन के समय उसके डेट ऑफ बर्थ के संबंधित कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया था। वह लड़की के स्कूल के प्राध्यापक भी उसके आयु की सही जानकारी नहीं दे पाए थे। इस पर इंदौर हाईकोर्ट ने पॉक्सो के तहत सजा भुगतने वाले 7 साल से जेल में बंद युवक को निर्दोष बरी किया। वह उसका जुर्माना भी लौटाया। दोस्तों, जुर्माना तो कोर्ट ने लौटा दिया, लेकिन उसकी जिंदगी के 7 साल कोई लौटा पाएगा? अब सवाल उठता है, क्या बापू आशाराम जी के केस में हाई स्कूल सर्टिफिकेट में लिखे डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रमाण है? उत्तर है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं है। दर्शकों, अब हम इस केस में हुए आयु निर्धारण का दूसरा पहलू भी देखते हैं। पॉक्सो में एज डिटर्मिनेशन जेजे एक्ट के तहत किया जाता है। वह जेजे एक्ट में हाई स्कूल सर्टिफिकेट के बाद प्रथम स्कूल के दस्तावेजों को महत्वपूर्ण माना गया है। लड़की शाहजहांपुर के शंकर मुमुक्षु स्कूल में नर्सरी से पहली कक्षा तक पढ़ी थी, अर्थात यह उसका पहला स्कूल था और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत
इस स्कूल के एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म व स्कॉलर रजिस्टर के अनुसार लड़की बालिग थी। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने शाहजहांपुर के सरस्वती शिशु मंदिर के फर्जी कागजात बनाकर व झूठी गवाहियां करवा के उसे लड़की का पहला स्कूल दिखाया, जबकि सरस्वती शिशु मंदिर के दस्तावेज बताते हैं कि लड़की ने इस स्कूल में दूसरी कक्षा से पढ़ाई शुरू की थी। परंतु प्रोसिक्यूशन द्वारा इस पर ये कहानी गढ़ी गई कि लड़की ने दूसरी कक्षा से पहले किसी स्कूल में पढ़ाई की ही नहीं है। और इस कहानी को साबित करने के लिए लड़की के पिता ने एफआईआर होने के 2 महीने बाद 22 अक्टूबर 2013 को इस स्कूल के फर्जी एडमिशन फॉर्म व ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवा के जांच एजेंसी को दिए। कानून के अनुसार प्रोसिक्यूशन को इन सर्टिफिकेट्स को कोर्ट में प्रमाणित करने के लिए लड़की उस स्कूल में पढ़ती थी उस समय के अर्थात 2002 के प्रिंसिपल तथा जिन जिन कर्मचारियों के हस्ताक्षर इन दस्तावेजों पर थे उनकी गवाहियां कराना जरूरी था और वे ट्रायल के समय जीवित भी थे। गौर कीजिए, प्रोसिक्यूशन ने ऐसा न करके 2013 के प्रिंसिपल की गवाही करवाई और एफआईआर होने के बाद बने हुए फर्जी ट्रांसफर सर्टिफिकेट को उनसे प्रमाणित करवाया। लड़की ने सरस्वती शिशु मंदिर 2006 में छोड़ा है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनी है 2013 में। एफआईआर होने के बाद और उस फर्जी ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट में लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ को प्रोसिक्यूशन द्वारा न्यायालय में प्रमाणित किया गया है। अगर सरस्वती शिशु मंदिर के दस्तावेज जायज होते तो प्रोसिक्यूशन स्कूल के सही कर्मचारियों व प्रिंसिपल की गवाही करवाता, लेकिन प्रोसिक्यूशन के दस्तावेज भी फर्जी थे और गवाहियां भी फर्जी। ये कानून के साथ कैसा खिलवाड़ है। दोस्तों, अब सुनते हैं सत्य को झूठा साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन की रची गई मनगढ़ंत कहानियां। कोर्ट में जब लड़की के प्रथम स्कूल शंकर मुमुक्षु के एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म व स्कॉलर रजिस्टर लड़की के पिता को कन्फ्रंट करके पूछा गया कि लड़की तो शंकर मुमुक्षु स्कूल में नर्सरी से पहली कक्षा तक पढ़ती थी और स्कूल के दस्तावेजों पर आपके साइन भी हैं, तब सत्य पर पर्दा डालते हुए पिता ने कहा, लड़की 1999 से 2002 तक उस स्कूल में जाती थी, लेकिन केवल खेलने के लिए जाती थी, पढ़ती नहीं थी। अपने साइन के बारे में पिता ने कहा, मैंने खाली अर्थात ब्लैंक फॉर्म पे साइन किए थे। फॉर्म स्कूल वालों ने भरा था और फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ भी उन्होंने ही लिखी थी। दर्शकों, क्या एक 1.5 साल की लड़की किसी स्कूल में खेलने के लिए जा सकती है और आगे लगातार 3 साल तक केवल खेलने के लिए जाती रहेगी? दर्शकों, दरअसल ये कहानियां इसलिए गढ़ी गईं क्योंकि जेजे एक्ट रूल 12 के अनुसार प्ले स्कूल में लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ स्वीकार्य नहीं है और इसलिए जिस स्कूल में लड़की नर्सरी से प्रथम कक्षा तक पढ़ी उसे प्रोसिक्यूशन ने कई झूठी कहानियां रच के प्ले स्कूल दिखाने का प्रयास किया और इस कूटनीति में वे सेशन कोर्ट में तो सफल हुए, परंतु हकीकत ये है कि शंकर मुमुक्षु सीबीएसई से अफिलिएटेड एक विद्यापीठ है और बचाव पक्ष के द्वारा इस स्कूल की प्रिंसिपल ने कोर्ट में आकर ये बात स्पष्ट की है कि शंकर मुमुक्षु स्कूल में प्ले ग्रुप नहीं है और लड़की उस स्कूल में 1999 से 2002 तक पढ़ती थी। वह इसी दौरान लड़की के पिता ने उसका नाम बदलने के लिए एक एफिडेविट भी प्रस्तुत किया था। लड़की के पिता को जब ये एफिडेविट दिखाया गया तब पिता ने फिर से वही जवाब दिया, इस एफिडेविट पर जो साइन है वो मेरे हैं, लेकिन अंदर लिखे हुए तथ्य मेरे लिखे हुए नहीं हैं। दर्शकों, सही को गलत और गलत को सही करने के प्रोसिक्यूशन के ये कैसे हथकंडे हैं। कानून भी कहता है किसी डॉक्यूमेंट पर अगर किसी बिजनेसमैन के साइन हो तो ये नहीं माना जाएगा कि वह उस डॉक्यूमेंट के तथ्यों से अनजान है और लड़की का पिता एक बिजनेसमैन है। वह इनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स भी जांच एजेंसी ने छुपाए हैं। लड़की के स्कूल के दस्तावेज का एक तटस्थ अवलोकन ये सुनिश्चित करता है कि लड़की नर्सरी से लेकर प्रथम कक्षा तक शंकर मुमुक्षु स्कूल में व दूसरी से सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ी है। वो उनके अनुसार वो बालिग है। दोस्तों, बालिग को नाबालिग बनाकर सजा दिलवाने वाले प्रोसिक्यूशन के कारनामे और भी हैं। देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।